वंदे मातरम। बंधुओं, हॉलीवुड में एक नायिका हुआ करती थी जिन्होंने अपने जीवन में जब 32वीं बार विवाह किया तो उनको ध्यान आया कि वो जिस व्यक्ति से विवाह कर रही हैं संभवतः वो पहले भी एक बार उनका पति रह चुका है। अर्थात वो विवाह करने में इतना व्यस्त रही कि ये भी ध्यान नहीं रहा कि उन्होंने किससे किससे कब कब शादियां की। वास्तव में आज हम बात कर रहे हैं बिहार की राजनीति और नीतीश कुमार जी की। नीतीश कुमार जी पहले ऐसे मुख्यमंत्री होंगे जिनको कितने वर्षों तक उन्होंने शासन किया या मुख्यमंत्री रहे उससे नहीं जाना जाएगा, बल्कि कितनी बार शपथ ग्रहण उनका हुआ, जो इस बार को लेकर संभवतः 9वीं बार है ये, जब उनका शपथ ग्रहण मुख्यमंत्री के रूप में हुआ। और वो एक को छोड़ के दूसरे के साथ जाने के लिए ही जाने जाते हैं। नीतीश कुमार जी ने अपने पराक्रम से यह सिद्ध कर दिया है कि राजनीति में या राजनीति के वास्तविक राखी सावंत वही है, केजरीवाल जी नहीं। अरविंद केजरीवाल को उन्होंने काफी पीछे छोड़ते हुए इस बार प्रथम स्थान हासिल किया है। अब उनकी राजनीति, ये जो उनका राजनीतिक दर्शन है, आखिर अभी जो वैसे तो इसके इस तरह के जो नेता हैं वो कैसे फल फूल रहे हैं, इसके पीछे कारण बहुत सारे हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले ये जो पलटी गुलाटी मारी है गुलाटी किंग ने, आखिर उसके पीछे क्या कारण है या क्या सोच रही होगी या किस प्रकार की परिस्थितियां बनी जिसकी वजह से उनको इस प्रकार का एक तरह से कह सकते हैं कि छलांग लगानी पड़ी। जहां तक हमारी समझ है, हमें 4 महत्वपूर्ण कारण ऐसे दिख रहे हैं जिसकी वजह से नीतीश कुमार जी एक तरह से मजबूर होके, और अब अगर हम मान के चले तो ये अब इसको हम कह सकते हैं कि उनके राजनीतिक जीवन का जो कॉफिन है उसमें ये दिस इज द लास्ट नेल। अब इसके बाद कोई कील ठोकने की जगह बची भी नहीं है। वास्तव में उन्होंने ये जो विपक्ष का एक गठबंधन बना था, इंडिसेंट सा आइडियोटिक गठबंधन, जिसमें गठबंधन जैसा कुछ है नहीं, कोई एक दूसरे के साथ आने जाने के लिए तैयार नहीं है। शुरू में इनके सपने ये थे कि इनको लगा कि ये गठबंधन बनेगा और इनको नेचुरली एक नेचुरल लीडर जो है उस गठबंधन का एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हर बैठक में या जहां भी बात होती थी इस गठबंधन की, वो अपने को बैकफुट पे ही पाते थे। तो पहला कारण तो यही था कि जो उनकी अपेक्षाएं थी इस गठबंधन से, वो कहीं ना कहीं काफी हद तक एक तरह से कह सकते हैं कि उनकी जो एक्सपेक्टेशंस थी और जो आउटकम था उनमें गैप बहुत बड़ा था। दूसरा ये हुआ कि उन्होंने एक बीच में एक नाटक नया शुरू किया था, जातीय जनगणना, और जिसकी जितनी भागीदारी, मतलब वो एक्चुअली क्या है कि डेमोक्रेसी का ये विभत्स रूप है। हम वर्तमान में अगर बिहार की स्थिति देखें तो लोकतंत्र अपने विभत्स रूप में वहां दृष्टिगोचर हो रहा है। नीतीश कुमार जी को लगा कि भाई संसाधनों को ऐसे इसका बंदरबाट करेंगे और उसकी बात करेंगे। बंदरबाट तो कर ही नहीं सकते क्योंकि ये संवैधानिक है ही नहीं, तो वो तो संभव ही नहीं है, वो असंभव है, वो आप कर नहीं सकते। तो उसका हम नाटक कर सकते हैं, लेकिन नाटक उल्टा इन पे भारी पड़ गया, क्योंकि तमाम परमुटेशन कॉम्बिनेशन बिठाने के बाद लालू ने लगनी मार दी और वो यादव 14% निकल के आ गया। अभी ये हुआ कि भाई मुख्यमंत्री तो यादव होना चाहिए या मुस्लिम होना चाहिए। नीतीश कुमार जी यहां भी मुंह की खानी पड़ी। अब तीसरा, जो वो पिछड़ों की बात करते थे, तो
प्रधानमंत्री जो अभी है वर्तमान में, जो अपने एक तरह से कह सकते हैं कि सरप्राइज करने वाली पॉलिटिक्स के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा कर दी। तो ये जो ओबीसी का एक इनका जो एक कहते हैं हितैषी बनने का जो एक नाटक था, वो भी कहीं ना कहीं भंग होता नजर आ रहा था। और जो 3 राज्यों के चुनाव हुए उसमें जैसा कि मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री बनाया गया, जो कि निश्चित रूप से बिहार को ध्यान में रख के ये प्रयास किया गया। वैसे एक प्रयास यूपी में भी हुआ था कि मुलायम सिंह को पद्म सम्मान दिया गया, जो कि कहीं से भी हो तो भाई भारत रत्न जो कर्पूरी ठाकुर को दिया जा रहा है या घोषणा हुई है या पद्म सम्मान दिया गया, वास्तव में ये सम्मान का अपमान है, सीधी सी बात है, इसमें कोई लाग लपेट नहीं है। हाँ, इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू हैं। नकारात्मक पहलू तो यही है कि ये सम्मान का अपमान है। भाई जिस व्यक्ति को दिया जा रहा है उस व्यक्ति क्यों दिया जा रहा है, बहुत सारी चीजें हैं कि जैसे एक दिन मैं जिक्र कर रहा था कि 2007 में एक 2007-8 की बात है, एक अमेरिकन मैगजीन ने एक लिस्ट निकाली थी जिसमें उन महिलाओं के नाम थे, महिलाओं के नहीं, उन पर्सनैलिटीज के नाम थे जिन्होंने सारे परेशानियों के होते हुए भी अपने जीवन में कुछ बड़ा अचीव किया, और उसमें मायावती जी 8वें नंबर पे थी। तो जो इनका एक नेगेटिव एस्पेक्ट उन्हें उसमें दिखाया गया कि जो कि जिसके रहते हुए भी ये मुख्यमंत्री बनी, उसमें 2 बातें थी, एक तो महिला और दूसरे दलित। वास्तव में अगर हम विचार करें तो इन 2 बातों को निकाल लें तो तीसरी क्वालिटी कोई मायावती जी में ढूंढना बड़ा मुश्किल काम है। वैसे ही भाई कर्पूरी ठाकुर जी कौन से बड़े आंदोलनकारी थे और उन्होंने समाज के लिए क्या किया और क्या लिया क्या दिया, ये ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन राजनीतिक दृष्टि से वास्तव में सरकार, पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन लड़ती है गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए, ये डेफिनेशन ही है पॉलिटिकल पार्टी का। अगर पॉलिटिकल पार्टी का डेफिनेशन देखे तो ये एसोसिएशन टाइप ग्रुप होते हैं जो दूसरे के विल के अगेंस्ट अपना विल इंप्लीमेंट करने के लिए इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं। तो जाहिर सी बात है इसमें तो अगर हम कहें तो एक मास्टर स्ट्रोक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जाएगा, जिसमें उन्होंने एक मुख्यमंत्री बनाया मध्य प्रदेश में यादव, और यादव वोट को बहुत दिनों से ये भारतीय जनता पार्टी का प्रयास था कि यादव अपने खेमे में लाया जाए। स्थिति बीच में ये बन गई थी कि लोग ये मानने लगे थे कि भाई मुसलमान भले ही भारतीय जनता पार्टी में आ जाए, यादव नहीं आएंगे, बिहार में लालू को छोड़ के और यूपी में मुलायम को छोड़ के। लेकिन यूपी में चूंकि अगर हम बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश मोर और लेस अब भाजपा को ही सपोर्ट करते हैं, तो इससे उत्साहित होकर और भी प्रयास किए गए। तो नीतीश कुमार जी एक तो कर्पूरी ठाकुर वाले मुद्दे पर उनको भारत रत्न दिया जाने लगा, तो अब पिछड़ों का झंडा कमजोर पड़ गया उनके हाथ में। दूसरे यादवों का जो एक तरह से समायोजन हुआ है उसकी वजह से अब लालू का भी वोट बैंक कहीं ना कहीं खिसकता हुआ नजर आ रहा है। तो अब नीतीश कुमार जी का अब वहां रहना अब उनको खतरे से खाली नहीं लग रहा था। उनको ये समझ में आने लगा कि अब लालू के साथ रहने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि अपना तो आधार वैसे ही खिसक चुका था, जो थोड़ा बहुत बचा था वो अब जाने वाला था, और चूंकि लालू का भी अब आधार धीरे धीरे खिसकने वाला है। और ये जैसे ही उनको ध्यान में आया, संज्ञान में आया या समझ में आया, उन्होंने तुरंत जो है किनारा करने का मन बना लिया, और चूंकि वर्तमान जो गठबंधन है उसमें कुछ मिलना नहीं था। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर इस प्रकार की राजनीति करने वाले दलों, नेताओं, आखिर इनका भाई आधार क्या है? सपोर्टर सबके पास है, अखिलेश को भी सपोर्ट करने वाले हैं, ममता बनर्जी को भी पूरा सपोर्ट है, मरने मारने जान देने के लिए लोग तैयार हैं, लालू के साथ भी लोग हैं। लालू मरने के कगार पे थे, लेकिन लोगों का इतना उत्साह है कि अब लालू के लड़कों का फ्यूचर तो सिक्योर करना है ना। अगर
बिहार की जनता प्रयास नहीं करेगी तो भी लालू के दोनों बच्चों का क्या होगा? जाहिर सी बात है, बिहार की जनता को सोचना चाहिए कि उनका भविष्य तो अंधकारमय हो जाएगा, क्योंकि वो बनने लायक तो वो किसी ऑफिस में अगर सही बताए तो किसी प्राइवेट सोसाइटी के गेट पे खड़े होने वाले जो ये अपने सिक्योरिटी गार्ड है उस योग्य भी नहीं है। झाड़ू पोछा तो उनको करना आता होगा ही नहीं, तो वो भी नहीं कर सकते, तो करेंगे क्या? जाहिर सी बात है, मुख्यमंत्री उनको बनाना आवश्यक है और बिहार की जनता भरपूर प्रयास कर रही थी, लेकिन अब थोड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। वास्तव में इन सब के पीछे इस प्रकार के लोग जो एक तरह से कहें कि जो फल फूल रहे हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारी मानसिकता है, व्यसन, नशे। हम लोग नशे के आदी हैं। हमारा जो नशा है ना, जातिवाद का नशा, व्यक्तिवाद का नशा, क्षेत्रवाद का नशा, हम अपने नशे के अनुसार सही गलत का निर्धारण कर लेते हैं। ये नेता हमारा नेता है, क्यों? क्योंकि हमारी जाति का है, और फिर हम उसको डिफेंड करने के लिए बहुत सारे आर्गुमेंट तैयार कर लेते हैं। ये न्यूज चैनल वाला एकदम सही बोलता है, क्यों? क्योंकि वो हमारी हमारा जो व्यसन है, जो एडिक्शन है, उसको ग्रेटिफाई कर रहा है और कुछ नहीं। सारे न्यूज चैनल्स वाले सबको पता है कि वो एडवर्टीजमेंट एजेंसी के अलावा कुछ भी नहीं है, सब फ्रॉड है, सब झूठ का व्यापार कर रहे हैं, कमाने खाने का धंधा है और कुछ नहीं है। एक आदमी घूम घूम के धरती पे भारत की बुराई कर रहा है और किसको आधार बना के अल जजीरा चल, उसके सारे जो एक तरह से कहे कि वो जो आर्गुमेंट कर रहा है, उसके पीछे जो फैक्ट्स दे रहा है, ये सारे किस पे बेस्ड है? अल जजीरा टीवी का जो डेटाबेस है उस पे बेस करके। और उस आदमी के भी फॉलोअर्स हैं हमारे देश में। बहुत सारे लोगों को लगता है कि वो एक सच्चा पत्रकार है और उसको इस सत्य पत्रकारिता के लिए पनिश किया गया है। तो भाई, अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि पॉलिटिक्स, ये पॉपुलिज्म लोगों को, भाई एक आप मान लीजिए फिल्में हैं, फिल्में कैसी बनेंगी? जो लोगों को एंटरटेन करता है उनके विचार के हिसाब से। फिल्मों में अब गंदी भाषा, गंदे सीन, इसका भरपूर उपयोग हो रहा है। अब फिल्मों की जगह पे अब वेब सीरीज आ गए जिसमें गंदगी का कोई सीमा, कोई लिमिट निश्चित नहीं है कि वो क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे, क्या सुनेंगे, रिश्तों को वो किस तरह से दिखाएंगे, कहीं कोई लिमिट नहीं है। लेकिन चूंकि हमको पसंद है, हम वही देख रहे हैं, तो वो दिखा रहे हैं। जो बिक रहा है वो बेच रहे हैं, क्योंकि हम वो खरीद रहे हैं। अभी भाई अगर सरकार ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा की है, तो भाई इसके नकारात्मक पहलू तो है, भाई एक तरह से ये अपीसमेंट ही है। जैसे पिछली सरकारें मुसलमानों को खुश करने के लिए बहुत सारे काम करती थी, वैसे ही ये एक निश्चित समूह को बिहार में प्रसन्न करने के लिए ये कदम उठाया गया। सीधी सी बात है, इसमें कुछ इफ बट तो है नहीं, लेकिन इसका एक सकारात्मक पहलू भी है। वास्तव में किसी को भी, अगर हम किसी को अपलिफ्ट करना चाहते हैं सोशली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली, तो सबसे पहले उसको मॉरली अपलिफ्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले उसकी मानसिकता को उठाना पड़ेगा, और मानसिक रूप से उठाने के लिए इस प्रकार के कदम बड़े ही, एक तरह से हम कहें कि भाई उस क्लास के जो लोग हैं या उस कम्युनिटी के जो लोग हैं, उनके मन में भी ये भाव जागेगा, ये आत्मविश्वास आएगा कि हाँ, हमारा भी सम्मान हो सकता है, हमारा भी सम्मान किया जा सकता है अगर हम अच्छे कार्य करें। तो ये एक सकारात्मक पहलू है। केवल हम इसके नकारात्मक पक्ष को लेकर नहीं चल सकते, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो हमारा व्यसन है, वो बहुत सारी और जो इसका नकारात्मक पहलू है, उसके लिए जिम्मेदार हमारा व्यसन है। हम अपने व्यसन के अनुसार व्यक्तियों की अच्छाई बुराई निश्चित करते हैं।
2011 में हमने एक मुद्दे को सपोर्ट किया, करप्शन, लोकपाल बनना चाहिए। वास्तव में मुद्दे को सपोर्ट करते करते हम रास्ते से भटक गए और व्यक्ति के पीछे भागने लगे। अन्ना हजारे के पीछे भागे, अन्ना हजारे बीच से निकल गए और सामने था केजरीवाल। हम दिल्ली की जनता केजरीवाल से चिपक गई। उस आंदोलन में हमने भी हिस्सा लिया था। बहुत बाद में समझ में आया कि भाई मुद्दा तो बीच से गायब हो गया कब का। अब तो जनता व्यक्ति के पीछे भाग रही है, मुद्दा तो रहा ही नहीं। लोकपाल कहां गया? कहीं नहीं है, कोई बात भी नहीं करता, आवश्यकता भी नहीं महसूस करता। जो लोकपाल की बात कर रहे थे, जो करप्शन के अगेंस्ट थे, वो करप्शन के केसेस में जेल में है, जिनकी जमानत नहीं हो पा रही है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो पार्टी करप्शन के अगेंस्ट बनी थी, वो पूरी पार्टी ही करप्शन के केस में एक पक्ष बनाए जाने वाली थी। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा था। तो हम जो हमारी जो सोच है, जो व्यसन है, सारी समस्याओं का जो एक कहते हैं रूट कॉज, जो जड़ है, वो हमारी सोच और हमारा व्यसन है। हम अपने व्यसन के अनुसार ही किसी को अच्छा या बुरा कहते हैं। आप देख सकते हैं कि भाई बंगाल में क्या स्थिति है। वहां हिंदू समाज डर डर के जी रहा है, लेकिन नहीं, उन्हीं में से बहुत सारे लोग ममता बनर्जी को सपोर्ट कर रहे हैं, पूछते हैं, उनके लिए मरने मारने के लिए तैयार है। लालू पर इतने सारे केसेस, करप्शन के केसेस सिद्ध होने के बाद वास्तव में लालू से किसी ने पूछा कि भाई आखिर करप्शन नहीं किया कि रुपए पैसे कहां से आए, कौन सा बिजनेस किया था? तो लड़के भी इस लायक नहीं है भाई, वो बोलदारी करने के अलावा और किसी काम लायक तो है नहीं दोनों। लेकिन आखिर पैसे आए कहां से? नामी बेनामी संपत्ति छोड़ दीजिए, जो घोड़ा गाड़ी से चलते हैं और यहां से सिंगापुर तक भाई ये पैसे आए कहां से? जो एक डॉक्टर के आउट हाउस में जिसका परिवार रहता था और जिसने 9 बच्चे पैदा किए, कुछ सेविंग भी नहीं रही होगी, सारे बच्चों की शादी, मतलब बड़े ऊंचे ऊंचे पदों पे रहने वाले लोगों के साथ हुआ, उसमें भी कुछ खर्च हुआ ही होगा। तो आखिर कहां से आया? किसी ने कभी जहमत नहीं उठाई पूछने की कि भाई एक शिक्षक का लड़का ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आता है और करोड़ों घर में और इतनी सारी प्रॉपर्टी कहां से आई? क्योंकि उसने कभी कोई काम तो किया नहीं, उसके पिताजी ने भी कोई काम ऐसा तो किया नहीं। तो लेकिन सपोर्टर उनके भी हैं, उनके भी पीछे घूमने वाले लोग हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हम पहले कुछ नशा कुछ कर लेते हैं, कुछ व्यसन पाल लेते हैं और उसके बाद उस व्यसन को, उस एडिक्शन को ग्रेटिफाई करने के लिए अपने सुविधा अनुसार चुनाव करते हैं कि हाँ ये चैनल जो है एकदम सही बात बोलता है। क्यों? सीधी सी बात है, क्योंकि वो हमारी जो हमारा जो एडिक्शन है उसको सूट करता है। इंडिया टीवी बहुत सच्ची चीजें बताता है। ये पत्रकार बहुत वो क्या है, गोस्वामी, अर्नब गोस्वामी, चीख चीख के क्या फालतू, मतलब अगर पत्रकारिता ये है तो मुझे लगता है कि अब पत्रकारिता वो चौथा स्तंभ जो है वो, मतलब उसमें अब वो सड़ गया है, दीमक लग गए हैं और किसी भी क्षण वो गिर सकता है। अर्नब गोस्वामी चिल्लाने से पत्रकार थोड़े हो जाएंगे यार। भाई आजादी के पहले जो लर्नेड लोग, जो ज्ञानी थे, वो पत्रकार हुआ करते थे, लिखते थे। अब हमें लगता है कि लिखना तो छोड़ दीजिए, अगर वो जो बोल रहे हैं उसके अलावा 2-4 चीजें इधर उधर की पूछ लीजिए तो बताने की योग्यता शायद ही किसी में हो। इक्का दुक्का पत्रकार बचे हो तो बचे हो, नहीं तो केवल कहने के लिए। अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आने के बाद से तो पत्रकारिता बची ही नहीं है, चाटुकारिता ही केवल बची है। एक दिन तो मतलब एक न्यूज एंकर कमाल ही कर रही थी कि मोदी जी ने नोट को ऐसे लपेटा और वो किसी ने कहा 21 रुपए थे तो कोई कुछ कह रहा था और वो गड्डी बना के और डिब्बे में डाल के, अरे इतना नाटक तमाशा। अरे उस गड्डी डाला कि 20 रुपए डाले, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन नहीं भाई, चाटुकारिता तो आवश्यक है ना, चाहे यहां रह के हो चाहे दूसरे देश में जाके किया जाए।
तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस प्रकार की जो राजनीति है, प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स या अपॉर्चुनिज्म जो कहते हैं, अपॉर्चुनिस्ट पॉलिटिक्स, ये तब तक ऐसे ही चलती रहेगी जब तक हम लोग नशे से मुक्त नहीं होंगे। तो वास्तव में इस समय सबसे ज्यादा आवश्यकता है नशा मुक्ति अभियान चलाने की, जिससे हम नशा मुक्त हो सकें और जो वास्तविकता है उसको देख सकें, उसको कह सकें, उसको समझ सकें और उसको एक्सेप्ट कर सकें, स्वीकार कर सकें। जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक संभवतः इसी प्रकार की राजनीति का युग चलता रहेगा। शुद्ध राजनीति का दौर संभवतः या तो कोई एक राजनीतिक दल इतना सक्षम हो जाए कि इस प्रकार की राजनीति करने वालों को निगल जाए, और या सारे ये जो लोग व्यसन में या नशे में, एडिक्शन में घूम रहे हैं, इनको नशा मुक्त किया जाए। ये कुछ हमारे विचार थे वर्तमान की राजनीतिक परिस्थितियों पर, और खास करके बिहार की जो स्थिति बनी हुई है। बाकी आप अपने विचार बना सकते हैं, एक बार हमारे विचारों पे भी विचार करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।